ये एक श्रम मंत्रालय का, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय का, एनएसएसओ का ये जनवरी 2019 का लीक रिपोर्ट है, जिस पर बाद में मई 2019 में सरकार ने मुहर लगाई कि हाँ सही डेटा है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। तो ये जेनजी सड़कों पर नहीं आएगी तो फिर कहां जाएगी? जी गरिमा जी, आपके सवाल के जवाब में पहला बिंदु जेनजी, आखिर जेनजी राहुल गांधी के पीछे क्यों जाए? हाँ। पहला मूल सवाल है जिस पर चर्चा हो रही है। भारत के जेनजी को कैसा आइकॉन चाहिए? एक ऐसा आइकॉन चाहिए जो बार बार अपनी हार का रोना रोता हो। देखिए, देश की युवा पीढ़ी विजेताओं का सम्मान करती है, पराजितों का सम्मान आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। भारत के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, विजेता लोगों को सम्मान मिलता है। तो जो व्यक्ति राहुल गांधी इज इक्वल टू कंफ्यूजन, राहुल गांधी इज इक्वल टू 77 में 75 में चुनाव हुए, कौन से विजेता थे भाई? मोरारजी देसाई विजेता तो इंदिरा गांधी थी, खदेड़ दिया ना। विजेता तो इंदिरा गांधी थी ना देश की 77-75 में। जी, इंदिरा गांधी ने जो मैल प्रैक्टिस किया उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैसे खारिज किया, और एक परिवार ने कैसे अपने हाथ में सत्ता जाने के डर से पूरे देश में लोकतंत्र का गला घोटा और इमरजेंसी थोपा, उसका भी पूरा देश गवाह है। तो मैं वही बता रहा हूँ। तो देश तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया चुनाव आयोग पर, देश तो उसका भी गवाह है। ऐसे हम कैसे बोल पाएंगे गरिमा जी? नहीं, ऐसे कैसे बोल पाएंगे? देखिए, पोएटिक जस्टिस कीजिए, पोएटिक जस्टिस कीजिए थोड़ा सा, 2 लाइन भी तो बोलने दीजिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि देश का जेनजी राहुल गांधी को अपना मॉडल क्यों चुने, उस कांग्रेस पार्टी के पीछे क्यों जाए जिस कांग्रेस पार्टी की भारत में विदाई करप्शन को लेकर हुई। और करप्शन भी कैसा? 1,86,000 करोड़ का कोयला खा लिया। वही उनके साझेदार लालू प्रसाद यादव जी ने 1500 करोड़ का चारा खा लिया। तो चारा खाने वाले और कोयला खाने वाले के पीछे, अलकतरा पीने वाले के पीछे देश की जेनजी क्यों इकट्ठा हो? तीसरी बात है कि जेनजी उस एनडीए के पीछे इकट्ठा हो जो देश में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है, या उस कांग्रेस के पीछे इकट्ठा हो जो करप्शन का प्रतीक है। और अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु ये आपके सवाल का कि देश की जेनजी मेहनती पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, मेहनत करके आगे बढ़ने में यकीन करती है। तो वो फिर उस व्यक्ति को अपना आइकॉन क्यों बनाएगी जो वंशवादी राजनीति का प्रतीक है? आपके यहाँ गिनवा दूं मैं नवल शर्मा कितने वंशवादी हैं? मैं गिनवा दूं क्या? आप जिनके साथ खड़े हैं मैं बीजेपी का भी गिनवा सकती हूँ, पूरा फर्रा लेकर मैं बैठती हूँ। और आपके यहाँ सम्राट चौधरी से लेकर सबका गिनवा दूं क्या मैं वंशवाद? विनम्रता से हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि आप देश को वंशवाद की गलत परिभाषा सिखा रही हैं। और मैं आपको, सम्राट चौधरी किसके बेटे हैं आपके उप मुख्यमंत्री? मैं बड़ा विनम्र तरीके से सम्राट चौधरी प्रस्ताव देता हूं कि जब भी आप वंशवाद पर बहस करें मुझे आप जरूर बिठाएं, मुझे आप जरूर बिठाएं अपने डिबेट में जब वंशवाद पर बहस करें। सुनिए ना, एक सेकंड। अभी फिलहाल हम लोग दूसरे मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं, नवल शर्मा फिर विषयांतर हो जाएंगे। आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन सम्राट चौधरी किसके बेटे हैं? अशोक चौधरी, शांभवी चौधरी। रुकिए चलिए मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आप बोलने तो दीजिए। आपने सवाल पूछ लिया, मैं समझ गया। मेरा आईक्यू लेवल इस स्तर का है कि बस थोड़ा सा पूछिएगा समझ जाएंगे। तो आप वंशवाद पर चर्चा करनी चाहती हैं, चलिए पूरी चर्चा हम वंशवाद पर ही करेंगे। वंशवाद की एक परिभाषा होती है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के शीर्ष पद का हस्तांतरण यदि उसी वंश में होता है तो वह वंशवाद की सबसे निकृष्ट परिभाषा है। वंशवाद की यह परिभाषा होती है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में। अगर किसी नेता का पुत्र, कांग्रेस पार्टी में भी, कांग्रेस पार्टी में कई सारे नेताओं के पुत्र अलग अलग पदों पर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। हो सकता है कि उन्होंने मेहनत करके अपने मुकाम को पाया हो। तो आपके साथ, यानी इसका मतलब नवल जी आपके साथ जितने खड़े हुए हैं सब वंशवादी हैं। चिराग पासवान की ना रुकिए ना, अब रुकिए सर, रुकिए, मुझे दिक्कत होती है इस बात से। भाई चिराग पासवान की पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के बाद चिराग है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलेगा। जीतन राम मांझी की पार्टी में उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलेगा। मैं गिनवा दूं आपके साथ खड़े हुए, अनुप्रिया पटेल की पार्टी में उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिलेगा। संजय निषाद की पार्टी में उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिलेगा। ओम प्रकाश राजभर की मर्जी के बगैर उनकी पार्टी में पत्ता नहीं हिलेगा। कितने वंशवादी भरे हुए हैं? ऐसा है ना गरिमा जी कि आप जिन लोगों का उदाहरण बताएं, मैं तो उनका प्रवक्ता नहीं हूं, और मैं उस व्यक्ति का प्रवक्ता हूं जो भारतीय राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद का घोर विरोधी है। सारे एनडीए के नीतीश कुमार ने आज तक अपने दामन पर वंशवाद का दाग नहीं लगने दिया। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है गरिमा जी, अशोक चौधरी, मेरा नैतिक बल अन्य पार्टियों से, कांग्रेस जैसा है मेरा नैतिक बल।
कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास वो नैतिक बल है जो नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ताओं के पास है। क्या बात करती है गरिमा जी? तो तेजस्वी यादव पर सीबीआई का हालांकि मैं विषयांतर कर रही हूं, लेकिन आज मैं दरअसल इसका पटाक्षेप करूंगी। तेजस्वी यादव पर 2017 में सीबीआई ने चार्जेस लगाए, नीतीश कुमार ने कहा इस्तीफा दो। तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने मना कर दिया, इस्तीफा नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ लिया, एनडीए के साथ चले गए। अशोक चौधरी का इस्तीफा होगा क्या आरोपों पर, 200 करोड़ की हेराफेरी पर? अब आप भी कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरह गरिमा जी मति भ्रम का शिकार हो रही हैं। कहां से कहां सवाल लेके चले जा रही हैं? जायज सवाल पूछ रही हैं, चलिए ठीक, जवाब दे दीजिए। सेम पैरामीटर पर नीतीश कुमार अलग हो गए। आप जो पूछिएगा मैं वही जवाब दूंगा। देखिए, अशोक चौधरी जी पर आरोप लगा। आप पूरे भारत के इतिहास में किसी एक राजनीतिक दल को खोज कर लाइए जिसके नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे और पूरी पार्टी मुख्य प्रवक्ता के नेतृत्व में किनारा कर दे। यह नैतिक साहस जेडीयू ने दिखाया। इसी का नाम है जनता दल यूनाइटेड और इसी का नाम है नीतीश कुमार। अशोक चौधरी जी से सार्वजनिक स्पष्टीकरण की मांग की, यह किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी के नैतिक बल की पराकाष्ठा है। हाँ। अरे इसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए गरिमा जी आपको। मैं नीरज कुमार को सैल्यूट करती हूँ कि जवाब देना पड़ेगा अशोक चौधरी को, बिंदुवार जवाब देना पड़ेगा। नहीं आया ना सर, नहीं आया ना। देखिए सब सारे लोग पब्लिक डोमेन में है। आज नकल सारी बातें सामने आएगी, सब लोग को जवाब देना है। बचकर कहाँ जाइएगा गरिमा जी? ठीक है, लेकिन जयंत दरअसल वो जो बिहार का आपने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया। आपने जेनजी पर तो बोलने ही नहीं दिया, राहुल गांधी के ट्वीट पर बोलने नहीं दिया। कहिए सर, कहिए। बेरोजगारी पर आइए, ये जो डंडे खा रहे हैं पटना में। एक छोटा सा आंकड़ा पेश कर दूं, पूरे देश का जेनजी जानता है कि भारत पर दशकों तक कांग्रेस पार्टी में राज किया और देश में बेरोजगारी और गरीबी का सबसे बड़ा केंद्र कांग्रेस पार्टी की नीतियां रही हैं। कैसे रही हैं मैं बताता हूं। और राहुल गांधी जी के ट्वीट बस एकदम छोटे समय में 2 जनवरी 2025 को इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी। उस रिपोर्ट में यूपीए सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तुलना की गई थी, जिसमें बताया गया कि 2004 से 14 के बीच 2.9 करोड़ जॉब्स का क्रिएशन किया गया। वही 14 से 24 के बीच 17.19 करोड़ जॉब का क्रिएशन किया गया। तो राहुल गांधी कहां से दावा कर रहे हैं? अरे सर, 14 में कितनी पॉपुलेशन थी, 24 में कितनी पॉपुलेशन है? 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 2 करोड़ रोजगार का वादा था ना सर। अब रुकिए जरा एक सेकेंड, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु।